अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 20 डिस्कस करूंगी। इसमें क्या है कि रीडिंग, क्लासिफाइंग, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, कि आपने उसी तरह पैसेज को रीड करना है और आपने देखना है। एक तो आपकी ये लास्ट जैसे आप लेक्चर्स पढ़ते रहे उसकी बेस पे ये एक प्रैक्टिस भी है, और इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या है कि आपने क्लासीफाई करना सीखना है, यानी कैसे आप एक चीज़ की दर्जाबंदी कर सकते हैं, उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस टॉपिक से या किस कैटेगरी में वेरी करती है। उसके बाद उसकी कॉज क्या है, यानी उसकी रूट क्या है और उससे क्या अफेक्ट होता है, और रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है, सेंटेंस में रिलेशनशिप ग्रामर कैसे शो करवाती है, पंक्चुएशन या ये चीज़ें कैसे सेंटेंस में इफेक्ट और रिलेशनशिप को शो करवाती। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है कि आपने ये पैसेज पढ़ना है। इसमें उन्होंने आपको पैसेज को डिफरेंट स्टेप्स में शो करवाया हुआ है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कितना काम करता है, जो जो कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं उसकी बेस क्या होती है, वो कैसे एक पे बेस करता है, और उस पे सारी कोडिंग शामिल होती है। यानी कंप्यूटर में उसको जो सिस्टम दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग जो जो फंक्शंस, जो जो कोड दिए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी काम उसको देते हैं, वो उस पर वर्क करता है और आपको रिजल्ट दिखाता है। अगर कंप्यूटर को आप ऐसा काम दे रहे हैं या ऐसी वर्किंग उसमें कर रहे हैं जो कि उसकी कोडिंग या उसके एल्गोरिदम या उसके फंक्शन में इंक्लूड नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, उसको आपको एरर के तौर पे शो करवा देगा, या फिर उस पर आपको नो डाटा फाउंड या कुछ इस तरह का आपका रिजल्ट उस पे आ जाता है। यानी कंप्यूटर उतना ही काम करता है जितना कि उसमें ऐड किया होता है या जितनी उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं। ठीक है, तो ये सारा जो पैसेज है ये उसकी इन्फॉर्मेशन पे बेस है। आप इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपको बाकी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है। किसी भी पैसेज को मिस आउट ना किया करें क्योंकि ये सब आपके बुक से रिलेटेड होते हैं, किसी भी बुक से लिए गए होते हैं, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी ना किसी पैसेज को पढ़ते हुए, जो आपको बाकी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद क्या देखें, उसके बाद आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की गई है। सबसे पहले क्या इसमें आपने मेन आइडिया फाइंड आउट करना है। आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इसमें से मेन आइडिया देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो पूरे पैसेज को कवर कर रहा है। तो इसमें जो आपका सेंटेंस 2 है, जो आपका वो आपका इसका मेन आइडिया बनेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स के बारे में है कि कैसे प्रॉब्लम को इजी किया जाता है डिफरेंट स्टेप को फॉलो करके। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आपकी मेन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद क्या है, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है और उसकी बेस पे अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं उनको रिकग्नाइज करना है। अब यहाँ पे उन्होंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर किया गया है कि आपकी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सेकेंड वाली भी फॉल्स है, और थर्ड वाली आपकी ट्रू है, और फोर्थ वाली भी आपकी फॉल्स है, और फिफ्थ वाली भी फॉल्स है, सिक्स वाली ट्रू है, सेवन वाली भी फॉल्स है, और 8th 9th आपकी ट्रू है, और 10th वाली फॉल्स हैं। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस मिल जाएगा कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद क्या है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे है कि आपने पैसेज को पढ़ा तो आपने देखा कि जो सेंटेंसेस हैं ये वाकई लोकेट कर रहे हैं, ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो पैसेज में है या नहीं, और ये पैसेज किस पैसेज में ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो जो फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन है वो आपको पैसेज 4 में मिल रही है, 2 वाली 3 में, 3 वाली 1 में, 4 वाली 6 में, और फिफ्थ वाली आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिल रही है। उसके बाद क्या, कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि आपने देखना है कि जो वर्ड्स हैं ये किन वर्ड्स को शो कर रहे हैं, किन वर्ड्स को रेफर कर रहे हैं आपके जो पैसेज में। जैसे इट है वो कंप्यूटर को रेफर कर रहा है, विच रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसीजर को, हु प्रोग्रामर को, विच फ्लो चार्ट को, फिफ्थ वाला जो लेटर है वो ब्लॉक्ड डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिक्स में जो इट है वो की पंच द प्रोग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफर कर रहा है। दिस जो है वो रीडिंग कार्ड्स थ्रू कार्ड्स को रेफर कर रहा है। उसके बाद 8 में जो इट है वो प्रोग्राम को रेफर कर रहा है, 9th में जो इट है वो कंप्यूटर को रेफर कर रहा है, और 10th में जो इट है वो भी कंप्यूटर को रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन आपको दिया हुआ है कि वन जो है वन लाइन में या वन पैराग्राफ में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये लाइंस हैं, और कहीं पे उन्होंने आपको पैसेज के साथ रिप्रेजेंट किया, कहीं पे लाइंस के साथ। जब आप पैसेज में ये लाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पंक्चुएशंस हैं या जो वर्ड्स हैं ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद क्या, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हैं या सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। जैसे कंस्ट्रक्ट है, उसका सिनोनिम्स क्या है पैसेज में, फॉर्मुलेट है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम का क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और एग्जैक्ट का क्या है, प्रिसाइज है यानी खास करना या किसी चीज को एन मुताबिक बताना। मिस्टेक्स का क्या, बग्स है यानी प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स जिनको कहते हैं। हेल्प का क्या है, एड्स है। ठीक है, उसके बाद एंटोनम्स हैं। एंटोनम्स कहते हैं जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे एम्बिगुअसली का क्लियरली है,
एम्बिगुअसली क्या होता है, जो किसी चीज को डाउटफुल दिखा रहा है, अभाम में दिखा रहा है, शक में दिखा रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, क्लियरली। स्पेसिफिक का क्या है, जनरल। पार्शली का क्या है, कंप्लीटली। पार्शली क्या होता है, जो चीज किसी चीज को पार्ट्स में, टुकड़ों में, जुज में दिखा रहा है। कंप्लीटली क्या होता है, जो मुकम्मल तौर पे कवर कर रहा है किसी चीज को। उसके बाद वर्ड फॉर्म्स हैं कि वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म है, उनको आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पुट करना है। प्रोसीड है, प्रोसीडिंग है, तो आपने देखना है कि फर्स्ट पे प्रोसीजर आ रहा है, सेकंड में प्रोसीड आ रहा है, उसके बाद क्या प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्राम्ड और प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या फर्स्ट में प्रोग्राम आ रहा है, सेकंड में भी प्रोग्राम आ रहा है, थर्ड में आपका प्रोग्राम्ड आ रहा है और फिफ्थ में आपका प्रोग्रामिंग आ रहा है। ठीक है, ये आपने सेंटेंस देके उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म्स लगाते हैं। ठीक है, कहीं पे आपने देखना है कि नाउन क्या यूज हो रहा है। अगर तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो उसके साथ क्या आएगा, ईएस के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं पे शुड है तो प्रोग्राम्ड आ रहा है। इसी तरह आपने इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने फिक्रों की सेंस बना के उसमें आपने फॉर्म्स लगानी होती है। उसमें ई वाला है तो उसमें क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रहा है, एफ में प्रोग्रामर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रिलेशनशिप, रिलेट और रिलेटेड है, तो फर्स्ट में आपका रिलेटेड आ रहा है, सेकंड में आपका रिलेशनशिप आ रहा है, थर्ड वाला आपका रिलेशनशिप्स आएगा। ठीक है, थर्ड में मशीन रिलेशनशिप्स आएगा। उसके बाद कोड है, कोडिंग है, तो फर्स्ट में आपका कोडिंग आ रहा है, सेकंड में कोड आ रहा है, थर्ड में भी कोड आ रहा है। फिर फिफ्थ वाला क्या, प्रिंटर, प्रिंटिंग, प्रिंट और प्रिंटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड यूज हुए हैं। जैसे ए में प्रिंट आ रहा है, ठीक है, बी में प्रिंटिंग आ रहा है, सी में प्रिंटेड आ रहा है और डी में आपका प्रिंटर्स आ रहा है। उसके बाद क्या है, कंटेंट रिव्यू, कि आपको यहाँ पे एक वर्ड बैंक दिया गया है, इसके इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने पैसेज को पढ़ना है और आपने देखना है कि डिफरेंट जो सेंटेंसेज है इसमें क्या वर्ड आपका वेरी करता है। जैसे फर्स्ट में शीट्स आ रहा है, सेकंड में बग्स आ रहा है। ठीक है, एरर है तो उसके साथ बग्स आ रहा है सेकंड में। थर्ड वाला आपका एल्गोरिदम को शो करवा रहा है, फोर्थ में रोबोट आ रहा है, फिफ्थ में फ्लो चार्ट आ रहा है। उसके बाद क्या, कंट्रोल रिव्यू, क्या है कि आपको यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनानी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपके साथ वर्ड दिया गया है, इसके आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, उसमें आपने दिखाना है, फ्लो चार्ट आपने बनाना है, उसको आपने एरो के साथ डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट में आ गया डिफाइन द, सेकंड में आपने एक एरो को बनाया और उसमें आपने प्रॉब्लम लिख दिया, फिर आपने थर्ड में एक एरो बनाया और एक बॉक्स बनाया, उसमें क्या आ रहा है, फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट। और थर्ड में क्या आपका आ रहा है, थर्ड में आपने फिर एक एरो रिप्रेजेंट किया और एक चार्ट बॉक्स बनाया और उसमें आपने क्या शो करवा दिया, क्लियरली। ठीक है, फ्लो डायग्राम आपने बनानी है, एरो और बॉक्स के साथ इनको कनेक्ट करना है और उसमें ये वर्ड्स आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस रिव्यू। फोकस रिव्यू में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि कौन सा वर्ड है जो आपको सेंटेंस में फोकस करवा रहा होता है, आपको इफेक्ट दिखा रहा होता है, आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है, यानी आपको सेंस क्लियर करता है कि आपने कंपैरिजन देखना है फिक्रों में, या फिक्रे आपको क्या मीनिंग बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में इफ है तो वो आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने ये प्रोग्राम यूज किया तो वो आपको ये फायदा देगा या उसकी वजह से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर इफ ना होता तो आपको समझ ना आती कि इस सेंटेंस की क्लियर सेंस क्या है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देयरफॉर यूज हो रहा है और देयरफॉर क्या है, वो एक सेंटेंस को दूसरे से रिलेट कर रहा है। वो बता रहा है कि पहले सेंटेंस की वजह से दूसरे सेंटेंस में क्या रिजल्ट मिलता है, या दूसरे सेंटेंस की वजह से पहला सेंटेंस आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। आपके दोनों सेंटेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, उनमें कनेक्शन शो करवा रहा है। उसके बाद क्या, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होती है, दर्जाबंदी होती है। जब आपने किसी सेंटेंस को क्लासिफाइड करना होता है, उसको एक स्पेशल सेंटेंस बनाना होता है, या तो आप उसको जनरल से स्पेसिफिक बनाते हैं, यानी एक आम से खास बनाते हैं, या फिर खास से आम बनाते हैं। जैसे जनरल फॉर्म आप यूज करते हैं, जब जनरल से आप किसी सेंटेंस को क्लासिफाइड करते हैं, उसको स्पेशल बनाते हैं, तो उसमें क्या यूज हो रहा है, इट यूज होता है, कैन बी डिवाइडेड यूज हो सकता है, इज ऑफ, हैज, इंक्लूड, इज मेड अप ऑफ यूज होता है, कंपोज ऑफ, कंप्राइजेस और कंसिस्ट ऑफ। यानी ये क्या होता है, ये किसी जो जनरल फॉर्म है उसको स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, किसी भी पार्ट को, किसी भी सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की गई हैं उसमें उन्होंने आपको ये वर्ड्स यूज करके दिखाए हैं कि कैसे ये वर्ड्स जो हैं एक जनरल सेंटेंस को स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे द सीपीयू है इज डिवाइडेड। अब इज जो है वो फिक्रे को सेंस दे रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड करता है उसको 3 पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है, सीपीयू हैज, यानी सीपीयू में कोई चीज है जो उसको स्पेसिफिक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हैज को यूज हुआ है कि सीपीयू के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीपीयू में इतने पार्ट्स हैं, वो इन चीजों को रख रहा है। ठीक है, उसको उसने स्पेसिफिक कर दिया कि सीपीयू में ये चीजें इंक्लूड हैं। उसके बाद सीपीयू इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्या कर रहा है, इंक्लूड्स इसको दिखा रहा है, आपको सेंस दिखा रहा है कि सीपीयू में ये चीजें शामिल हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स शामिल हैं, सीपीयू इन चीजों को इंक्लूड कर रहा है, उसको सीपीयू को स्पेसिफिक कर दिया गया इन चीजों के साथ, इन पार्ट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, कि सीपीयू जो है वो
मुश्तमिल है या वो आपको दिखा रहा है कि 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इज़ यूज़ हुआ, स्पेसिफिक हो गया। इंक्लूड यूज़ हुआ, स्पेसिफिक हो गया। इज़ मेड अप यूज़ हुआ, स्पेसिफिक हो गया। अब इज़ कंपोज्ड ऑफ यूज़ हुआ, तो वो इसने भी 3 पार्ट्स को स्पेसिफिक कर दिया। अब कंसिस्ट ऑफ यूज़ हुआ, तो इसने भी 3 पार्ट्स को स्पेसिफिक कर दिया कि सीपीयू के 3 हिस्से इन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सीपीयू को एक ख़ास चीज़ बना रही हैं, उसके पार्ट्स को ख़ास चीज़ बना रही हैं कि सीपीयू में ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब आप किसी चीज़ को ख़ास से आम बनाते हैं, यानी सेकंड फॉर्म क्या आ रही है, स्पेसिफिक टू जनरल। जब आप किसी चीज़ को ख़ास से आम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या वर्ड्स शामिल होते हैं या क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि किसी चीज़ को क्लासिफाई कर देते हैं कि वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। जैसे आर ऑफ, मेक अप, फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूट है, मे भी है, कैन भी है। इसी तरह उन्होंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में यूज़ करके दिखा दिया। द कंट्रोल यूनिट, द अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी आर द पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। कि उसने तीनों चीज़ों को पहले डिफाइन कर दिया और बाद में उसने आर के साथ इनको एक जनरल सी लुक दे दी कि हाँ ये तीनों चीज़ें सीपीयू में हैं। अगर ये बाद में आती, इसके साथ आती, स्पेसिफिक फॉर्म्स के साथ आती, तो ये क्या हो जाती, स्पेसिफिक हो जाती। अब चूंकि ये पहले आ रही हैं और बाद में उसने तीनों चीज़ों को पहले डिफाइन कर दिया और बाद में आर के साथ इनको एक मामूली सा करार दे दिया कि एक जनरल फॉर्म में इनको डिस्क्राइब कर दिया कि ये तीनों चीज़ें आम तौर पे सीपीयू में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में उसने आपको मेकअप, ठीक है, यूज करके दिखा दिया। थर्ड में फॉर्म यूज करके दिखा दिया। फोर्थ में कॉन्स्टिट्यूट करके दिखा दिया और फिफ्थ में उसने आपको आर क्लासिफाइड एज द सीपीयू, यानी उसने ये आम सा करके बता दिया कि ये तीनों चीजें सीपीयू में एग्जिस्ट करती हैं, ये सीपीयू में इन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की गई है कि आपको बताया गया कि कैसे इज मेड अप और मेकअप को आप यूज करके जनरल से स्पेसिफिक पैसेज बनाते हैं। और जब मेड अप और मेकअप यूज़ हो तो ये नॉट इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, यानी आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ सेंटेंस में आएंगे और उसके अलावा आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी एंड पे इस पैसेज को उन्होंने आपको कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। ये गैप्स आपकी समझ के लिए हैं इसमें, और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपको बताया हुआ है कि आप कैसे इन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं या कैसे इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से एक पैसेज में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या है, वो डायग्राम के बेस पे है। तो ये आपका कि आप डायग्राम को देख के कैसे एक प्रॉपर पैराग्राफ बना सकते हैं या पैराग्राफ को फॉलो करके एक फ्लो चार्ट या कोई भी डायग्राम कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो बेसिकली आपका इसमें मेन चीज़ इसमें फोकस क्या थी कि आप कैसे जनरल से स्पेसिफिक फॉर्म बना सकते हैं, स्पेसिफिक से जनरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो बाकी सारा वही था कि सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स आप कैसे, एंटोनिम्स क्या हैं उसके अगर पैसेज में यूज़ हुए हुए हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस की सेंस के मुताबिक। नई चीज़ इसमें क्या थी कि आपने देखना है कि आप सेंटेंस में कैसे कॉज, इफेक्ट्स और रिजल्ट शो करवाते हैं या कैसे आपको पता चलता है। जैसे इफ़ था, देयरफॉर था, और भी इस तरह के जो भी कनेक्टिंग वर्ड हैं वो यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स की सेंस को क्लियर करते हैं, उसको एक रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका सारा जो ये पैसेज है, सारी जो इंग्लिश है वो बार बार मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि आपकी वोकेबलरी पे बेस है। जब भी आप इसमें जो फॉर्म्स आप यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, उसको आप डिक्शनरी से कंसल्ट किया करें कि उन तीनों वर्ड्स का डिफरेंट फॉर्म्स में जाके क्या मीनिंग बन रहा है। जब आपको मीनिंग की समझ आ जाएगी तो आपको उसको सेंटेंस में पुट करना आ जाएगा कि इस सेंटेंस में अगर आपको समझ आ रही है सेंटेंस की, तो इसमें प्रॉपर फॉर्म क्या यूज़ होगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।